हाँ, हेलो क्लास। आज हम लोग जो करेंट अफेयर की हमारी जो इसके पहले आप देखेंगे तो 8 से 9 वीडियो आई हुई हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब करेंट अफेयर की जो आज हम लोग क्लास करेंगे उसमें आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित चीज़ों को, है ना, ज़्यादातर आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक और साथ ही कुछ, है ना, और ज़्यादातर जो प्रश्न आपको देखेंगे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेंगे करेंट अफेयर में, और कुछ अलग तरह के जो स्टैटिक वाले पोर्शन होते हैं, है ना, करेंट अफेयर में, उसके बारे में भी हम क्लास में आज डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए, वर्ल्ड बैंक, है ना, क्या तो वर्ल्ड बैंक जो वृद्धि दर जारी करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अलग अलग देशों के लिए वृद्धि दर जारी किया जाता है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, जिसे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद के से संबंधित चीज़ों को इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें याद रखेंगे, ये जो जारी करता है, ठीक है, ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक को हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं। इनके द्वारा ही जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक का जो आउटलुक है वो जारी किया जाता है। तो देखिए, इसमें इन्होंने भारत का जो है विकास दर, ठीक है, भारत का विकास दर 2023 के लिए 6.3% और 2024 के लिए 6.3% क्या है बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारे करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं अभी क्लास में पढ़ेंगे। और इसी में वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो जारी करता है, तो इसमें भारत की विकास दर जो है 2023 में 6.3% और साथ ही 24 में 6.3%, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया है। ठीक, चलिए, और साथ ही इसी में देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर जो वृद्धि दर है वह विश्व बैंक ने 2.9% निर्धारित किया है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर जो विकास प्रतिशत है वह विश्व बैंक के द्वारा 2.9% क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ठीक, चलिए, ये सब बातें हुई। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब IMF है ना, IMF ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी क्या करता है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित, है ना, जो रिपोर्ट्स हैं उसको जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो IMF के द्वारा। ठीक है, तो इसके हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये जो संस्था है उसका नाम है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि ये भी क्या जारी करता है, जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है ना, जो वृद्धि दर होते हैं अलग अलग देशों के, उसके बारे में यही जो है हमें प्रतिशत या उसके विकास से संबंधित चीज़ों को, जो विकास जो है सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन सभी बातों को ये क्या करता है, बताता है, उसको निर्धारित करता है। चलिए, तो वैश्विक GDP वृद्धि दर, है ना, मतलब विश्व की GDP वृद्धि दर इसके द्वारा बताई गई है। ठीक है, 2023 के लिए वो याद रखेंगे कितना है, तो 3%। ठीक है, कितना है, तो 3%। साथ ही जो 2024 के लिए विश्व की GDP या वैश्विक स्तर की जो GDP दर है ये बताया गया है 2.9%। कितना, तो 2.9%। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि विश्व की GDP जो है 2023 में ये 3% और साथ ही 2024 में 2.9% ये बताया गया है, तो किसके द्वारा, तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। साथ ही भारत जो है ना, भारत जो हमारा देश है, इसकी जो GDP की वृद्धि प्रतिशत है,
ठीक है, ये बताई गई है 2023-24 के लिए, आपको याद रखना है ना, 2023-24 के लिए। और ये कितना है तो 6.3%, कितना तो 6.3%। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो जो है भारत का विकास दर 2023 में बताया था 6.3% और 24 में 6.30%। सेम है ना, वैसा ही रिपोर्ट IMF के द्वारा भारत की विकास दर से GDP से संबंधित चीज़ों में दिखाया गया है और वो प्रतिशत है, आपको याद रखना है 6.3%। उसी प्रकार जो भारतीय संस्था केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, उसी प्रकार भारत में जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट में 2023-22-23 में आप देखेंगे, 2022-23 में भारत की जो GDP ग्रोथ है ये है ना, ये रिपोर्ट जो है 2023-24 याद रखेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 का रिपोर्ट जो है ये आता है आपको कब तो 2023-24 में, और इसमें भारत की GDP दर जो है निर्धारित की गई है ये है 6% से लेके 6.8% के बीच, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण है 22-23 का 2023-24 में, ठीक है, ये कितना परसेंट है तो आप याद रखेंगे 6.0 से, मतलब 6% से 6.8% के बीच क्या है, इसको रखा गया है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ देखा वर्ल्ड बैंक जो भारत का विकास दर, GDP विकास दर प्रतिशत में बताता है वो 23 में 6.3% था, 24 में 6.3% था। साथ ही वर्ल्ड बैंक जो है वैश्विक दर की जो GDP है वो बताया था 2.9%। इसी में IMF भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड बैंक की ही भांति, है ना, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ये जो है विश्व GDP बताया था इन्होंने 23 में 3% और 24 में 2.9%। इसी में आप देखते हैं कि इन्होंने भारत की जो GDP वृद्धि दर है ये बताई थी 23-24 में 6.3%। साथ ही हम लोगों ने आगे देखा थी जो भारत सरकार की केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण है ना जो है ये अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि 2023-24 में भारत की GDP की जो वृद्धि दर है वो 6.0 से 6.8% के बीच रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी में है ना देखेंगे हम लोग कि जो कुछ आर्थिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आप देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ आर्थिक क्षेत्र हैं। ठीक है, कुछ आर्थिक क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पे जो प्रचलित भाव और स्थिर मूल्य पर, है ना, स्थिर मूल्य पर, साथ ही कुछ प्रचलित भाव पर या प्रचलित मूल्य पर, ठीक है, इससे संबंधित डाटा को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि का क्षेत्र होता है ना, साथ ही कृषि क्षेत्र में आपका आता है पशुपालन। ठीक है, साथ ही वर्तमान में मत्स्य क्षेत्र को भी कृषि क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो इस क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर 2022-23 का आप लोग याद रखेंगे, है ना, 2022-23 का आप इसमें भी याद रखेंगे और प्रचलित मूल्य पर भी आप 2022-23 का याद रखेंगे। तो स्थिर मूल्य पर यह है 15%, आपको याद रखना है। ठीक है, कितना है तो 15 है, और साथ ही प्रचलित मूल्य पर याद रखना है आपको डाटा में 18 है। ठीक है, प्रचलित मूल्य पर आपको याद रखना है कितना है तो देखिए स्थिर मूल्य पर यह है 15% है और प्रचलित मूल्य पर 18% है। साल आपको याद रखना है 22-23 का है, किसमें तो कृषि पालन और मत्स्य पालन वाले क्षेत्र में। साथ ही उद्योग क्षेत्र में आप देखेंगे, है ना, उद्योग क्षेत्र के बारे में आप लोग देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य है इसके बारे में देखते हैं, साथ ही प्रचलित मूल्य पर देखते हैं। तो उद्योग क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य पे है यह है आपका 30%, कितना तो आपको याद रखना है 30%। साथ ही प्रचलित मूल्य पर है 28.5%, कितना तो 28.5%। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में आज कुल देखते हैं तो स्थिर मूल्य पर 22-23 में यह है कितना तो 30%, और साथ ही जो प्रचलित मूल्य पर है यह है कितना है तो आपको याद रखना है 28.5%। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खनन एवं उत्खनन। ठीक है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन व उत्खनन आता है। ठीक है, खनन और उत्खनन आता है। इसमें देखेंगे स्थिर मूल्य पर 2.3%, कितना 2.3% है। साथ ही जो प्रचलित मूल्य है यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2.9%। ठीक है, खनन उत्खनन में जो स्थिर मूल्य पर 2.3%, साथ ही जो प्रचलित मूल्य है वहाँ 2.9% आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो विनिर्माण का क्षेत्र है, कहाँ तो आपको याद रखेंगे विनिर्माण।
ठीक है। विनिर्माण के क्षेत्र में आपको स्थिर मूल्य में 17.3% है ना वृद्धि दर देखने को मिलता है। साथ ही जो प्रचलित मूल्य पर 14.5% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विनिर्माण में आपको 17.3% स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर 14.5% देखने को मिलता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति वाले क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति वाले क्षेत्र में देखते हैं, यहाँ जो है ये स्थिर मूल्य पर जो प्रतिशत है 2.3% है। साथ ही जो प्रचलित मूल्य पर प्रतिशत है ये आपको याद रखना है 3.1%। ठीक है, विद्युत, गैस, जलापूर्ति में स्थिर मूल्य पर आपको प्रतिशत देखने को मिलता है, ये है 2.3 और साथ ही प्रचलित मूल्य पर देखने को मिलेगा 3.1। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निर्माण के क्षेत्र में देखते हैं। आपको याद रखना है निर्माण के क्षेत्र में यहाँ प्रचलित मूल्य पर आपको जो प्रतिशत देखने को मिलता है यह 8.1% है। साथ ही जो प्रचलित मूल्य पर भी आपको देखने को मिलेगा 8.1% ही। देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेवाओं के क्षेत्र के बारे में, है ना, सेवाओं के क्षेत्र के बारे में, सेवा क्षेत्र के बारे में। इसमें आपको स्थिर मूल्य पर 8.1% देखने को मिलता है और प्रचलित मूल्य पर भी 8 देखिए माफ़ करिएगा, यहाँ आपको सेवा में, है ना, निर्माण में आपको 8.1% और प्रचलित मूल्य पर भी आपको 8.1% और सेवा में आपको यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ 55, ठीक है, 55% देखने को मिलता है 55 और साथ ही प्रचलित मूल्य पर आपको 53.5% क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, इन सभी बातों को आप विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा प्रतिशत के अनुसार, है ना, जीवीए सकल मूल्यवर्धन में याद रखेंगे। यहाँ आप लोगों ने देखा कि आर्थिक कुछ क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें स्थिर मूल्य पर उनकी भागीदारी कितने प्रतिशत है, साथ ही जो प्रचलित मूल्य होता है इस पे उनकी भागीदारी कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ आप लोग देखते हैं कि कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर 15% और साथ ही प्रचलित मूल्य पर 18% आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में 30% स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर 28.5% देखने को मिलता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और खनन उत्खनन जो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ स्थिर मूल्य पर जो भागीदारी प्रतिशत है 2.3% है। साथ ही प्रचलित मूल्य पर कितना है तो आपको याद रखना है 2.9%। ठीक है, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो विनिर्माण का क्षेत्र है वहाँ स्थिर मूल्य पर भागीदारी प्रतिशत 17.3% है। साथ ही जो प्रचलित मूल्य पर 14.5% है। इसी में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति के क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य पर भागीदारी प्रतिशत 2.3 है और जो प्रचलित मूल्य पर भागीदारी प्रतिशत 3.1 है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्माण के क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य का भागीदारी प्रतिशत है वो है 8.1% और प्रचलित मूल्य पर जो भागीदारी प्रतिशत है वो भी है 8.1%। चलिए ठीक है, इसके बाद हम सेवा के क्षेत्र में देखते हैं कि स्थिर मूल्य पर भागीदारी प्रतिशत है 55% और प्रचलित मूल्य पर जो सेवा क्षेत्र में भागीदारी है वो है 53.5%। ठीक है, इतनी बातों को आप याद रखेंगे और चलिए इससे आगे हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा इसमें आपको देखने को मिलता है विजन इंडिया एट 2047। ठीक है, विजिट इंडिया एट 2047। इसके तहत कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको क्या करना है उसको प्राप्त करने का कार्य जो है ना, एक सुनियोजित तरीके से सरकार का, ठीक है, सरकार का एक उद्देश्य है जिसको सुनियोजित तरीके से क्या करने के लिए, इस पे प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन संबंधित और कुछ बातें हैं जिसको टारगेट है ना, ऐसा एक उद्देश्य का टारगेट है जिसको इस समय तक पूरा करना है। तो इसके संबंध में जिस प्रकार की योजनाएं की बात की जाती है तो आप इसको देखिएगा विजिट इंडिया एट 2047। ये जो है 2047 में इंडिया का विजिट के बारे से संबंधित बातें हैं जिसमें 2047 में भारत कैसा होगा। ठीक है, भारत का जो उद्देश्य है 2047 में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का, उसकी जो लक्ष्य है ना, उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारण है उसकी प्राप्ति किस तरीके से होगी
ठीक है, उसके संबंध में इसमें कुछ बातें आपको देखिएगा। इसके संबंध में भारत सरकार का जो लक्ष्य है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया विजिट इंडिया एट 2047, इसमें आप देखते हैं, ठीक है, कि कुछ लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि 2027 तक भारतीय जीडीपी का आकार $5 ट्रिलियन करना है। ठीक है, तो पहला आप याद रखेंगे 2027 तक भारत की जो जीडीपी है उसका आकार $5 ट्रिलियन करना है। कितना? तो $5 ट्रिलियन, है ना, $5 ट्रिलियन करना है। ये जो है विजिट इंडिया एट 2047 का हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, है ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि साल 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा तब भारत का तिरंगा जो है विकसित तिरंगा, ठीक है, का झंडा बना रहे। कहने का मतलब अभी जो हमारा भारत देश है वर्तमान में विकासशील देश है, ये देश जो है 2047 तक क्या हो जाएगा, विकसित देश के रूप में कहा जाएगा। तो उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अगर वो हमें पूरी तरीके से प्राप्त होते हैं तो निसंदेह 2047 तक भारत जो है क्या हो जाएगा, एक विकसित देश के रूप में, है ना, भारत का झंडा जो है विकसित झंडा कहलाएगा। ठीक, तो पहला लक्ष्य आपको याद रखना है कि 2027 तक भारत की जीडीपी का आकार जो है कितना, तो $5 ट्रिलियन करना है। साथ ही यहाँ पे दूसरा लक्ष्य जो है 2025 तक, ठीक है, 2025 तक भारत की जीडीपी का जो है $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। कितना? तो 1 ट्रिलियन, ठीक है, $1 ट्रिलियन की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है ना, डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब जो ऑनलाइन अर्थव्यवस्था है उसको आकार देना है। कितने का? तो $1 ट्रिलियन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2025 तक 2047 का जो विजिट इंडिया एट 2047 है, इसमें 2025 तक जो आकार है डिजिटल पेमेंट का, है ना, डिजिटल अर्थव्यवस्था या डिजिटल पेमेंट का, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी का, ये हमें कितना करना है, तो $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। साथ ही भारत अपने जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 स्तर की तुलना में 2030 तक 45% कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो तीसरा लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, इसमें जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को, ठीक है, जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को, किसको? तो उत्सर्जन तीव्रता को, ठीक है, जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को आप यहाँ पे याद रखेंगे 2005 से, है ना, 2005 स्तर की तुलना में आप देखेंगे 2030 तक कितना, तो 2030 तक कितना कम किया जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपको 45% का कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए विजिट इंडिया एट 2047 में जो लक्ष्य निर्धारण है, ठीक है, 77वें, है ना, 77वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये जो है अपने भाषण में विजिट इंडिया 2047 का बारे में क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण की बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि जब हमारे देश का 100वां साल आज़ादी का पूरा होगा उस दिन भारत जो है, भारत का तिरंगा जो है ना, भारत जो है क्या हो जाएगा, विकसित देश कहलाएगा, और इसके साथ ही भारत का तिरंगा जो है विकसित झंडा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान स्थिति में भारत जो है आप याद रखेंगे एक विकासशील देश के, है ना, एक विकासशील देश के मूल्यांकन या सीमांकन के अंतर्गत आता है। तो इस दौरान भाषण के में अपने इन लक्ष्यों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, लोगों के सामने लाया गया, जिसमें कहा गया कि 2027 तक भारत की जो जीडीपी की आकार है उसको $5 ट्रिलियन करना है। साथ ही 2025 तक भारत की जो डिजिटल करेंसी है या डिजिटल इकोनॉमी है ना, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, इसको $1 ट्रिलियन के पास पहुंचाना है। और साथ ही जो जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता है 2005 के मुताबिक 2030 तक इसको 45% की इसमें क्या करनी है, कमी करनी है। कितनी? तो 45% की इसमें क्या करनी है, कमी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य संबंधित चीज़ों के बारे में, है ना, करेंट अफेयर में हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका इकोनॉमिक वाला सेक्शन। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य चीज़ें के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे खनिज उत्पादन, ठीक है, खनिज से संबंधित चीज़ों के जो करेंट अफेयर से संबंधित बातें उनको देखते हैं। खनिज उत्पादन, ये आपका समय आपको देखना है 31 मार्च 2022 की स्थिति में। कब? तो 31 मार्च
2022 की स्थिति में कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, खनिज के क्षेत्र है ना, अलग अलग खनिज के क्षेत्र में, अलग अलग खनिज के क्षेत्र कहने का मतलब अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला हो गया, लोहे हो गया, ठीक है, टीन हो गया और चूना पत्थर, इनसे संबंधित उत्पादन से जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसमें। तो याद रखेंगे कोयला का जो कुल उत्पादन इस समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोयला का कुल उत्पादन आपको इस समय देखने को मिलता है, ठीक है, ये कितना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो लो अयस्क का है इसके उत्पादन कितना प्रतिशत हुआ है इस समय उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही इसके आगे हम लोग चलिए ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोयला को, है ना। सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पे कोयला, और कोयला का मार्च 2022 में कुल उत्पादन आपको देखने को मिलेगा 1,54,120,000 टन, ठीक है, 1,54,120,000 टन। कहने का मतलब जो 31 मार्च 2022 तक जो कोयला का उत्पादन का लक्ष्य था वो कितना था, 1,54,120,000 टन, ठीक है। ये इतना क्या किया गया है, उत्पादित किया गया है। साथ ही जो लौ अयस्क का उत्पादन 31 मार्च 2022 तक कितना था, तो ये था 41,313,000 टन, ठीक है। तो जो लौह ठीक और कोयला, देखिए कोयला जो है यहाँ पे 1,54,120,000 टन इसका क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। साथ ही जो लौह अयस्क है इसका उत्पादन आपको 41,313,000 टन देखने को मिलेगा। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो चूना पत्थर है, ठीक है, कि क्या है, तो चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर का जो उत्पादन है ये आपको 41,888, कितना, तो 41,888,000 टन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो चूना पत्थर है इसका उत्पादन आपको 41,41,888,000 टन देखने को मिलता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बक्साइट के बारे में। किसके बारे में, तो बक्साइट के बारे में, और इसका उत्पादन आपको 968,000 टन देखने को मिलेगा। कितना, तो 968,000 टन देखने को मिलता है, ठीक। तो बक्साइट का जो उत्पादन है ये आपको देखने को कितना मिला, 968,000 टन। साथ ही जो अगला पदार्थ आपको देखने को मिलेगा टीन, है ना। साथ ही जो अगला जो खनिज पदार्थ है वो देखने को मिलेगा टीन, इसका जो है उत्पादन 26,383, ठीक है, इतना टन आपको देखने को मिलता है। देखिए जो खनिज उत्पादन 31 मार्च 2022 की स्थिति में आपको देखने को मिलता है, कोयला जो है, कोयला का उत्पादन होता है 1,54,120,000 टन। साथ ही जो लौह अयस्क है इसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा 41,313,000 टन। जो चूना पत्थर आपको खनिज में मिलता है ये है 41,888,000 टन। और साथ ही जो बक्साइड है ना, जो बक्साइड है ये आपको देखने को मिलेगा 968,000 टन। और साथ ही इसमें आगे आपको एक टीन देखते हैं ये मिलेगा 21,338,000 टन, ठीक। तो ये बातें हो गई खनिज उत्पादन से संबंधित, ठीक है। ये बातें क्या हुई, खनिज उत्पादन से संबंधित, ठीक है। तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और चलिए इसी में खनिज राजस्व में, है ना, अब हम लोग देखते हैं मत्स्य उत्पादन संबंधी विवरण, ठीक है। मत्स्य उत्पादन संबंधी विवरण को आगे देखते हैं, ठीक है। क्या है, तो याद रखना है मत्स्य संबंधी जो इकोनॉमिक डाटा है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। इसको याद रखना आप लोग, ये कब तक की स्थिति में है, तो 2021-22 की जो है ना, ये सर्वेक्षण की डाटा है। मत्स्य संबंध में 2021-22 की डाटा के बारे में हम लोग देखते हैं। और इसमें आप यहाँ पे याद रखेंगे कि कुल मत्स्य उत्पादन आपको याद रखना है, ठीक है। कुल मत्स्य उत्पादन ये कितना हुआ है, तो ये है ठीक है 5,91,284 टन आपको याद रखना है, ठीक है। तो मत्स्य संबंधी जो 2021-22 के डाटा को आप देखिए तो इसमें आपको मिलता है कितना, तो कुल मत्स्य उत्पादन 5,91,284 टन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही गत वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में, है ना, जो वृद्धि है, पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी ये है, इसमें कितना तो आपको याद रखना है 2.42%। कितना तो 2.42%। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे वो 2.42% है। साथ ही राज्य में कुल जल क्षेत्र उपलब्ध है वो बताना है कि राज्य में कुल जल क्षेत्र, ठीक है, राज्य में जो कुल जल क्षेत्र है ये कितना है। ठीक है, राज्य में जो कुल जल क्षेत्र का जो एरिया है ना, इसके बारे में बताना है। तो ये आपको याद रखना है 1.999 लाख हेक्टेयर। कितना तो 1.99 लाख हेक्टेयर। ठीक है, साथ ही आपको मछली पालन अंतर्गत जो, ठीक है, क्या तो मछली पालन अंतर्गत, ठीक है, मछली पालन अंतर्गत जो विकसित जल क्षेत्र है, ठीक, मछली पालन अंतर्गत जो विकसित जल क्षेत्र है इसके बारे में आप देखेंगे तो ये है, ये कितना है 1.961 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो आप मछली पालन अंतर्गत विकसित जल क्षेत्र देखेंगे ये है 1.961 लाख हेक्टेयर। और कुल जल क्षेत्र का प्रतिशत में देखते हैं, ठीक है, कुल जल क्षेत्र का अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 98.09%। कितना तो 98.09%। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि मत्स्य संबंधित 2021-22 में जो डाटा है ना, अर्थव्यवस्था संबंधित, ये कुल मत्स्य उत्पादन जो है 5,91,284 टन आपको देखने को मिलता है। तो गत वर्ष की तुलना में वृद्धि जो है आपको प्रतिशत में 2.42% देखने को मिलती है। साथ ही कुल जल क्षेत्र में जो मत्स्य उत्पादन का होता है ये 1.999 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। और इसमें जो मछली पालन के अंतर्गत आता है, साथ ही विकसित जल क्षेत्र देखेंगे, है ना, तो यह है 1.961 लाख हेक्टेयर। और विकसित कहने का मतलब जिसको सरकार के द्वारा, है ना, या स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इसको विकसित किया जाता है। और कुल जल क्षेत्र जो है 98.09% आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा, है ना, जो अलग अलग देशों की जो विकास प्रतिशत को जारी किया जाता है उसमें हमारे भारत का जो विकास प्रतिशत है 2023 में ये 6.3% निर्धारित किया गया था और 24 में भी 6.3% निर्धारित किया गया था। इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो वैश्विक दर है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डाटा, है ना, वृद्धि दर बताया गया था वो है 2.9%। चलिए ठीक, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे IMF के बारे में। ठीक है, IMF के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, अर्थव्यवस्था GDP पे आधारित अलग अलग देशों का क्या करता है वो निकालता है। ठीक है, तो IMF का जो हिंदी नाम है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये भी जो है भारत की GDP दर का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2023 में जो विश्व की GDP है ना, IMF जो है 2023 में विश्व की GDP का बताता है कितना परसेंट, तो आपको याद रखना है 3%। साथ में इसी में आप देखेंगे कि 2024 में कितना तो 2.9% है विश्व की GDP। और इसके साथ हम लोग अपने भारत का GDP जो IMF के द्वारा जारी किया गया है 23-24 में, ये जो है ये है 6.3%। कितना तो 6.3% याद रखेंगे। दूसरा चीज़ केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 22-23, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सर्वेक्षित किया जाता है। और इसमें जो है GDP दर प्रतिशत में आप देखेंगे 6 से 6.8% के बीच क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो आर्थिक क्षेत्र है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें देखेंगे कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें स्थिर मूल्य का जो प्रतिशत आपको 22-23 में देखने को मिलेगा 15% है। और जो प्रचलित मूल्य पर देखने को मिलेगा वो कितना है, तो 18% है। इसी में जो उद्योग क्षेत्र है ना, तो इसमें आपको स्थिर मूल्य पर प्रतिशत 30% देखने को मिलेगा और साथ ही प्रचलित मूल्य पर 28.5% देखने को मिलता है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन, उत्खनन और विनिर्माण भी आते हैं। तो खनन और उत्खनन को पहले देखते हैं। इसमें जो स्थिर मूल्य पर है 2.3% और प्रचलित मूल्य पर 2.9%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे विनिर्माण के क्षेत्र में। तो ये देखने को मिलेगा आपको कितना तो 17.3% और 14.5%। 17.3% आपको स्थिर मूल्य पर और 14.5% आपको प्रचलित मूल्य पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत गैस जलापूर्ति का, जिसमें स्थिर मूल्य पर है 2.3%
और प्रचलित मूल्य पर 3.1%। साथ ही निर्माण के क्षेत्र में देखा जाए तो स्थिर मूल्य पर आपकी जो जीडीपी की भागीदारी यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है 8.1% और प्रचलित मूल्य पर है 8.1%। साथ ही आप सेवा के बारे में देखेंगे जो तृतीय क्षेत्र होता है, यह स्थिर मूल्य पर है 55% और प्रचलित मूल्य पर है 53.5%। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 77वां स्वतंत्रता दिवस होता है तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, कुछ लक्ष्यों का निर्धारण का घोषणा किया जाता है और वो कहते हैं कि 2047 में जब भारत का 100 वर्ष पूरा होगा, ठीक है, 2047 में भारत का जब 100 वर्ष पूरा होगा तो भारत को जो झंडा लहराया जाएगा वो एक विकसित झंडा होगा। प्रधानमंत्री जी भारत के 2047 में स्थिति का, भविष्य की स्थिति का क्या करते हैं, अनुमान का निर्धारण करते हैं और कहते हैं, कुछ लक्ष्य बताते हैं कि 2027 में भारत की जो जीडीपी का आकार है ये $5 ट्रिलियन के आसपास रखा जाएगा। साथ ही 2025 में जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल इकोनॉमी है, इसको $1 ट्रिलियन के आकार में रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी में आप देखेंगे कि जो उत्सर्जन तीव्रता है 2005 से लेके 2030 तक, ठीक है, इसमें 45% की कमी जो है की जानी है। अब देखिए खनिज उत्पादन से संबंधित डाटा हम लोग देखते हैं और ये है 31 मार्च 2020 को, जिसमें कोयला जो है इसका उत्पादन 1,54,120 टन किया जाता है। लो अयस्क का उत्पादन 41,313 टन किया जाता है। चूना पत्थर का उत्पादन 41,888 टन किया जाता है। बक्साइट का उत्पादन 9,668 टन किया जाता है और टीन का उत्पादन जो है आपको देखने को मिलेगा 26,383 टन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मत्स्य से संबंधित जो डाटा है 21-22 का वो देखते हैं। कुल मत्स्य उत्पादन आपको देखने को मिलेगा 5,91,284 टन। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि प्रतिशत देखी जाएगी 2.42%। कुल कितने क्षेत्रफल पर, तो याद रखना है जल क्षेत्र है 1,999 लाख हेक्टेयर। उसी प्रकार मछली पालन अंतर्गत जो विकसित जल योग क्षेत्र है, जिसको सरकार के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है या स्थानीय सरकार के द्वारा, 1.916 लाख हेक्टेयर। और कुल जल क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है तो आपको बताना है 98.09%, ठीक है, कि आपको बताना है कितना है तो 98.09%। चलिए और सिंचाई संबंधी कुछ विवरण है जिसके बारे में देखते हैं, है ना। सिंचाई से संबंधित कुछ विवरण है जिसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिएगा सिंचाई संबंधी विवरण, और ये जो है डाटा ये आपको देखने को मिलेगा मार्च 2022 की स्थिति में, ठीक है। कब, तो मार्च 2022 की स्थिति तक में, ठीक है, मार्च 2022 के स्थिति तक में, ठीक है। मार्च 2022 की स्थिति में जो सिंचाई संबंधी, है ना, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो काम या जो क्रियान्वयन चल रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आप कि कुल जो सृजित सिंचाई क्षमता है, ठीक है, कुल जो सृजित, ठीक है, सिंचाई क्षमता, ये है 21.47 लाख हेक्टेयर। कितना है तो 21.47 लाख हेक्टेयर आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि कुल जो सृजित सिंचाई क्षमता है यह है 21.41 लाख हेक्टेयर। कितना तो 21.41 लाख हेक्टेयर। इसी में आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो वृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक है, वृहद सिंचाई परियोजना, इसकी संख्या कितनी है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो बृहद सिंचाई परियोजना है ये जो है देखने को मिलेगा आपको 8, ठीक है। बृहद सिंचाई परियोजना जिसको निर्धारित किया गया है उसकी संख्या कितनी है तो 8 है, आपको याद रखना है। साथ ही जो मध्यम सिंचाई परियोजना है, ठीक है, क्या तो मध्यम सिंचाई परियोजना, इसकी संख्या आपको 38 देखने को मिलता है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोगों ने वृद्धि सिंचाई परियोजना की संख्या 8 देखी, साथ ही जो मध्यम सिंचाई परियोजना है इसकी संख्या 38 देखी। और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना, और इसकी लघु सिंचाई परियोजना की जो स्थिति है आप देखेंगे यह है 2477, 2477 ये जो है। ठीक है, सिंचाई के क्षेत्र में जो लघु सिंचाई परियोजना है उसकी संख्या है 2477, मध्यम सिंचाई परियोजना है इसकी संख्या 38 और बृहद सिंचाई परियोजना की संख्या है 8। इसी में जो नलकूप योजना है, ठीक है, क्या तो नलकूप योजना आपको संख्या देखनी है, ये है 30। ठीक है, नलकूप कितने योजनाएं हैं तो 30 है। और इसी में एनीकट, ठीक है, एनीकट या स्टाफ डैम इसकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 806। कितनी तो 806। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सिंचाई संबंधी विवरण है, डाटा है, ये आपको देखने को मिलेगा मार्च 2022 की स्थिति में कि कुल सृजित सिंचाई क्षमता, इसको आपको याद रखना है कितना है तो 2147 लाख हेक्टेयर। कितना तो 2147 लाख हेक्टेयर आपको याद रखना है। इसी में आगे जाएंगे देखेंगे कि जो बृहद सिंचाई परियोजना है इसकी संख्या है 8, साथ में जो मध्यम सिंचाई परियोजना है इसकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 38, और जो लघु सिंचाई परियोजना है इसकी संख्या आपको देखने को मिली 2477, और साथ में जो नलकूप योजना है इसको देखेंगे 30 है, और एनीकट या स्टाफ डैम योजना जो है कितनी है तो 806 है। ठीक, देखिए आज के करेंट अफेयर में हम लोगों ने ज़्यादातर अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों को क्या किया था, शामिल किया हुआ था। ठीक है, तो आप इसमें से एक है ना क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से हमारे करेंट अफेयर का 9वां या 10वां वीडियो होगा, तो इसके पहले जितने वीडियो भी आए हैं आप उनको क्या करेंगे, एक बार परीक्षा के पहले गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, आप वहाँ से एक बार देखेंगे, फिर इसी में क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जिसकी एक हमें लगा कि ऐसा संभावित प्रश्न जो है आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकता है, उसको क्या किया गया है, यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप जब इकोनॉमिक में डाटा को पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से याद करते हुए बार बार लिख कर देखेंगे, ताकि ये इसमें जो भूलने की जो समस्या है पेपर में आपको वो है ना वो आपके साथ देखने को ना मिले। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसके बाद कल के क्लास में आप फिर आएंगे तो वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के जो राजवंश से संबंधित चीज़ें हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की जो भागीदारिता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो करेंट अफेयर का क्लास है उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक है। ठीक है।